हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। बच्चों, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है पारितंत्र। ठीक है भाई, एक नया चैप्टर बेटा शुरू करने जा रहे हैं, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम। ठीक है भाई, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, ये चैप्टर बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और बेटा अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो लगभग लगभग एक से दो क्वेश्चन का जो हिसाब किताब है वो इस चैप्टर का रहता है। 1 और 2 क्वेश्चन, एक या दो सवाल। ठीक है। इकोसिस्टम की अगर आप बात करें, पारितंत्र की अगर आप बात करें बेटा, पारितंत्र पारितंत्र ये शब्द दिया एजी टंसले ने। एजी टंसले ने ये शब्द दिया बेटा। और कोई भी इकोसिस्टम, मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, कोई भी इकोसिस्टम कैसे बनता है, कोई सा भी जो इकोसिस्टम है वो कैसा होता है, तो आप कहेंगे कि पारितंत्र जो होता है, पारितंत्र पारितंत्र जो होता है वो जैव घटक तथा अजैव घटक, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, जैव तथा अजैव घटकों के मध्य, जैव तथा अजैव घटकों के मध्य मध्य अन्योन्य क्रिया। यहाँ पर अन्योन्य क्रिया का क्या मतलब है? इंटरेक्शन, क्रिया से निर्मित। कैसे बनता है बच्चों? कि जो जैविक घटक हैं, जो बायोटिक कंपोनेंट है और जो एबायोटिक कंपोनेंट, वो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट किस प्रकार से यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, तो आप कहेंगे कि आपस में परस्पर क्रिया कर रहे हैं। उससे एक जो तंत्र निर्मित होता है, आप उसे पारितंत्र कहेंगे। अब अगर आप इकोसिस्टम के जैवी घटकों की बात करते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट, इसमें क्या क्या आ जाएगा? पादप आ जाएगा भाई साहब, या आप कह सकते हैं कि जंतु आ जाएगा, या आप कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव आ जाएगा। सूक्ष्म जीव, पादप आ जाएगा, जंतु आ जाएगा और सूक्ष्म जीव आ जाएगा। या इसको आप ऐसा कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि स्वपोषी या उत्पादक। अगर इस तरीके से देखें आप इसे, तो क्या कहेंगे कि भाई उत्पादक आ जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, उपभोक्ता और अपघटक, अपघटक ये आ जाएंगे भाई। और अगर आप अजैव घटकों की बात करते हैं, अजैव घटकों की, ठीक है ना, अजैव घटकों की अगर आप बात करते हैं, तो अजैव घटक में क्या क्या आ जाएगा बताइए भाई? जैसे तापमान है, टेम्परेचर, तापमान हो जाएगा बेटा। ठीक है, वर्षा हो जाएगा, वायु या पवन कह सकते हैं आप, मृदा हो जाएगी भाई, मृदा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो खनिज भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रकाश कह सकते हैं बेटा आप, है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? अजैव घटक हो जाएंगे बेटा। ये क्या हो जाएंगे? अजैव घटक, अजैव घटक। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक बायोटिक कंपोनेंट, समझिएगा आप, कोई एक जैविक घटक है, जैविक घटक, वो जैविक घटक किसी अजैविक घटक के साथ क्या अन्योन्य क्रिया कर रहा है, या दूसरे किसी जैविक घटक के साथ क्या अन्योन्य क्रिया कर रहा है, एक जैविक का दूसरे जैविक के साथ, या एक जैविक का अजैविक घटक के साथ। वो जो इंटरेक्शन है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, वो हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पर पढ़ना है।
पारितंत्र जो है, पारितंत्र, पारितंत्र को ये कह दिया जाता है कि ये जो पारितंत्र है ये प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है भाई। क्या है ये? प्रकृति की क्रियात्मक इकाई। प्रकृति की, प्रकृति की क्रियात्मक इकाई। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। क्या है भैया? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। और जो अर्थ है, अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी एक बहुत बड़ा पारितंत्र है, उसको आप कह सकते हैं कि वो एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, ग्लोबी पारितंत्र है भाई, ग्लोबल इकोसिस्टम है वो, ग्लोबल पारितंत्र है। अब अगर आप आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि पारितंत्र को अलग अलग प्रकार से क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पारितंत्र जो होता है ना, पारितंत्र, पारितंत्र को अलग अलग प्रकार से जो है वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे एक वर्गीकरण तो हम इस आधार पर कर रहे हैं, एक वर्गीकरण तो हम इस आधार पर कर रहे हैं कि ये जो पारितंत्र, इसमें आवास स्थान क्या है, आवास स्थान क्या है। वो जो पारितंत्र है, वो जो इकोसिस्टम है, अगर भूमि पर पाया जा रहा है, अगर वो भूमि पर पाया जा रहा है तो क्या कह दिया जाएगा? जलीय पारितंत्र। क्या कह दिया जाएगा भाई? सॉरी, अगर भूमि पर पाया जा रहा है तो क्या कह देंगे? स्थलीय पारितंत्र। और अगर किसी जलाशय वगैरह में पाया जा रहा है तो फिर उसे कह दिया जाएगा जलीय पारितंत्र। मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप कह सकते हैं कि वास स्थान क्या है, इस आधार पर हमने क्या किया, पारितंत्र को कैटेगराइज किया, वर्गीकृत किया। अगर स्थल में रह रहा है, भूमि पर पाया जा रहा है, भूमि पर अगर पाया जा रहा है तो हमने कह दिया स्थलीय पारितंत्र। और अगर वो जल पर पाया जा रहा है ना, जो जलाशय है, जल निकाय है, वाटर बॉडी है, जल निकायों पर अगर कोई पारितंत्र ऐसा है जो जल निकायों पर पाया जा रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? जलीय पारितंत्र कहेंगे, जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण में आप ले सकते हैं कि जैसे वन है, वन, या मरुस्थल है, मरुस्थल, या फिर घास भूमि, ग्रास लैंड जिसे आप कहते हैं, इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। लेकिन अगर आप जलीय पारितंत्र की बात करें, जलीय पारितंत्र की, तो भाई जलीय पारितंत्र में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जलीय पारितंत्र में जैसे अगर आप तालाब की बात कर सकते हैं, इसमें तालाब, झील, नदी, ठीक है, समुद्र, समुद्र, जलमग्न भूमि, जमीन जहाँ पे पानी भर जाता है, और ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ऐसे कह दिया जाता है इश्चरी। ये सब क्या है? जलीय पारितंत्र। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को जो समस्या है वो इस बात में आ सकती है ना, कि साहब ये इश्चरी क्या होता है, ये जो ज्वार नदमुख है ये क्या होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ज्वार नदमुख है वो क्या होता है। ठीक है, ज्वार नदमुख क्या होता है, ज्वार नदमुख क्या होता है, यहीं पर पढ़ा देता हूँ बेटा। आप कहेंगे नदी व समुद्र के, नदी व, नदी व समुद्र के मध्य संक्रमित क्षेत्र, नदी व समुद्र के मध्य संक्रमित क्षेत्र, है ना, ट्रांजिशन जोन है। जैसे मान लीजिए बेटा ये क्या है, इधर नदी है, नदी, ये से मान लीजिए इधर क्या है, ये है समुद्र। तो ये जो नदी और समुद्र के बीच वाला ये जो हिस्सा है, ये
इसे हम क्या कहेंगे, ज्वार नदमुख कह देंगे, ज्वार नदमुख या इश्चरी कह दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो हमने ये पढ़ा कि पारितंत्र बनता कैसे है, कौन कौन से घटक हैं, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र, उसमें ज्वार नदमुख आपको पढ़ाना था। ये देखिए, जैसे ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, स्थलीय इकोसिस्टम है, ये दोनों। फिर हमने क्या कर रखा है, एक ये स्थलीय के बाद इधर इधर नीचे जो है एक्वेटिक यानी कि जलीय इकोसिस्टम के बारे में भी आपसे डिस्कस कर रखा है। एक यहाँ पर जलीय इकोसिस्टम भी बना रखा है। ठीक है जी। चलिए, इकोसिस्टम का एक और वर्गीकरण किया जाता है, पारितंत्र का एक और वर्गीकरण किया जाता है भाई। और ये जो वर्गीकरण है पारितंत्र का, यह इस बात के लिए किया जाता है कि इसमें मानव का क्या सहयोग है। इकोसिस्टम जब बना तो भाई इसमें मानव का क्या सहयोग है, मानव इंसान है, उनका कोई सहयोग या नहीं है। तो अगर बिना मानव के हस्तक्षेप के, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप या सहायता के जो बनता है, उसे कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र, प्राकृतिक पारितंत्र। ये जो बच्चों प्राकृतिक पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र, ये प्राकृतिक पारितंत्र बनता है बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, ह्यूमन इंटरफेरेंस के। लेकिन कुछ ऐसे भी इकोसिस्टम होते हैं जो मानवीय हस्तक्षेप के बाद बनते हैं। मानव निर्मित पारितंत्र, मानव निर्मित पारितंत्र। ठीक है भाई, मानव निर्मित पारितंत्र। बच्चों अगर आप मानव निर्मित पारितंत्र की बात करें, तो ये जो मानव निर्मित पारितंत्र है, ये मानव निर्मित पारितंत्र कौन बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं भाई। क्यों बना रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा उदाहरण देख के। उदाहरण देख के आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों बना रहे हैं। प्राकृतिक पारितंत्र जो है, आप कहेंगे कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना मानवीय हस्तक्षेप व सहायता के। ठीक है, इसमें मानव का कोई रोल है नहीं साहब। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए वन, या जो समुद्री पारितंत्र है भाई साहब, समुद्री पारितंत्र। ठीक है, समुद्री पारितंत्र। और ये जो प्राकृतिक पारितंत्र होते हैं, प्राकृतिक पारितंत्र, ये खुद को रेगुलेट कर पाते हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक पारितंत्र कैसे होते हैं, स्वनियमनकारी। ये बेटा स्वनियमनकारी होते हैं। कैसे होते हैं, स्वनियमनकारी। लेकिन ये जो मानव निर्मित पारितंत्र हैं, मानव निर्मित पारितंत्र, सीधी सी बात है भाई कि ये मानवीय हस्तक्षेप या मानवीय सहायता से निर्मित, मानवीय सहायता से निर्मित, मानवीय सहायता से निर्मित। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे कोई बगीचा है। ठीक है भाई, क्या है, कोई बगीचा या बाग, गार्डन, या एक्वेरियम है, जल जीवशाला जिसे कह देंगे आप, जल जीवशाला। एक्वेरियम, मछली मछली है ना, दो चार मछली रख ली, उसमें कुछ एल्गी डाल दी, इस तरीके से। और खेत, खेत, खेत यानी कि सस्य भूमि। ये जो खेत है, ये जो सस्य भूमि है, ये कृषि पारितंत्र आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से, कृषि पारितंत्र। और ये जो कृषि पारितंत्र आप कहेंगे मानव निर्मित सबसे बड़ा पारितंत्र, मानव निर्मित सबसे बड़ा पारितंत्र, मानव निर्मित सबसे बड़ा पारितंत्र। ये क्या है बच्चों, लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम है। आप देखो ना, आपके गांव में खेती हो रही है, क्या है वो, बताओ जरा मुझे।
एक एग्रीकल्चरल लैंड है, शस्य भूमि है, और अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड शस्य भूमि है, यानी कि सीधी सी बात ये है कि कोई एक मैन मेड आर्ट, आप कह सकते हैं कि मानव निर्मित पारितंत्र है, मानव निर्मित पारितंत्र है वो। आप देखिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, बीच के रास्ते में क्या हो रहा था, खेती तो हो रही होती है, कहीं कोई बांध वांध आ गया तो अलग बात है, बाकी तो खेती ही हो रही होती है ना। और वह फसल कौन बोता है, आप। खाद कौन डाल रहा है, आप। अगर कीड़े आ गए तो उनको कौन मार रहा है, आप। भाई दवा डालते हैं ना। तो जो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम है वो मानव निर्मित सबसे बड़ा इकोसिस्टम है बेटा। लेकिन ये जो मानव निर्मित पारितंत्र है ये थोड़ा सा अलग होता है प्राकृतिक पारितंत्र से। तो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको मानव निर्मित पारितंत्र की विशेषताएं। मानव निर्मित पारितंत्र की विशेषताएं। मानव निर्मित पारितंत्र की विशेषताएं। ठीक है भाई। मानव निर्मित पारितंत्र की विशेषताएं सुनो बच्चों। क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे प्राकृतिक पारितंत्र कैसा था, स्वनियमनकारी। बात नंबर एक, ये जो है प्राकृतिक मानव निर्मित पारितंत्र, ये स्वनियमनकारी नहीं होता। तो वहां तो सारा रेगुलेशन मानव के द्वारा हो रहा है ना, तो ये खुद से अपना रेगुलेशन नहीं करता, स्वनियमनकारी नहीं होता। अगर आप इसको कंपेयर करो एक प्राकृतिक पारितंत्र से, तो उसमें विविधता जो है वो कम होती है, डाइवर्सिटी नेचुरल इकोसिस्टम में ही ज्यादा होती है। इसमें बहुत सिंपल फूड चेन पाया जाएगा, एक सरल खाद्य श्रृंखला पाई जाएगी भाई। लेकिन अगर आप प्राकृतिक पारितंत्र की बात करें, तो प्राकृतिक पारितंत्र में एक जटिल खाद्य श्रृंखला होगी, फूड वेब होगा, पूरा खाद्य जाल होगा। उत्पादकता की अगर आप बात करें और तुलना करें इसकी, तो उत्पादकता आपको यहाँ पर अधिक मिलेगी जब आप तुलना कर रहे होंगे नेचुरल इकोसिस्टम और मैनमेड इकोसिस्टम की, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र की। मानव निर्मित पारितंत्र की उत्पादकता अधिक आएगी, क्योंकि आप टाइम से वहां पर सिंचाई करते हैं, खाद पानी डालते हैं, कीड़े मारते हैं, इसलिए। और पोषक तत्वों का अल्प चक्रण होता है। हाँ, पोषक तत्वों का अल्प चक्रण। ठीक है भाई, पोषक तत्वों का अल्प चक्रण होता है। राइट। मतलब क्या है भाई, जैसे जंगल में तो क्या है, ये पेड़ गिरा, ठीक है ना, सड़ा गला, कुछ मिट्टी में गया, इसको कुछ किसी भाग, कोई भाग किसी ने खाया, तो एक न्यूट्रिएंट साइकिलिंग आपको देखने मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, जो आपके क्या है, मानव निर्मित पारितंत्र हैं, तो उन मानव निर्मित पारितंत्रों में ये जो चक्रण है, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जो है पुअर होती है, बहुत बढ़िया नहीं चलता है। आइए बच्चों, मानव निर्मित पारितंत्र की विशेषताओं को पढ़ने के बाद अब मैं आपको पढ़ाता हूं पारितंत्र के कार्य तथा संरचना, है ना। पहले पारितंत्र की संरचना के बारे में कुछ बातें करेंगे, और फिर पारितंत्र के कार्यों के बारे में भी बात करेंगे। संरचना, कार्य। बच्चों, पारितंत्र की संरचना में आपको दो बातें याद रखनी है, दो बातें, ज्यादा नहीं। एक प्रजाति संगठन, प्रजाति संगठन। और प्रजाति संगठन का क्या मतलब है, स्पीसीज कॉम्पोजिशन। मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, स्पीसीज कॉम्पोजिशन। और दूसरा बेटा आपको यहां पर पढ़ना है स्तर विन्यास, स्तर विन्यास, या इसी को आप कह सकते हैं स्तरीकरण, या इंग्लिश में कह दिया जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। इंग्लिश में स्ट्रेटिफिकेशन कह दिया जाएगा। और जब ये आप कार्य की बात करेंगे इनके, इकोसिस्टम के, जब आप कार्य की बात करेंगे, तो मेनली चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है।
पहला है भाई जी उत्पादकता, अर्थात प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बच्चों, दूसरा है यहाँ पर अपघटन, अर्थात डिकम्पोजिशन। फिर है बच्चों ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो। ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो। और फिर है पोषण चक्रण, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। पोषण चक्रण यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। बच्चों इन चार चीजों में से ना पोषण चक्रण अब आपके सिलेबस में नहीं, तो इसकी डिटेल नहीं पढ़नी। बाकी चारों चीज, बाकी तीन चीजों की में डिटेल पढ़नी है। और यहां से बेटा क्वेश्चन बनता ही बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नीट 2025 में भी यहां से सवाल बन सकता है भाई। क्या ये सवाल बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का संरचनात्मक घटक है? कौन संरचनात्मक घटक है? तीन ऑप्शन यहाँ के दे दिए, एक ऊपर का दे दिया, तो संरचना वाला वो सही हो जाएगा। इस तरीके से कौन संरचनात्मक है, कौन क्रियात्मक घटक है, या इनके जोड़े बना के पूछ लेगा, है ना। तो ये चीजें आपसे पूछता है। आइए प्रजाति संगठन के बारे में पढ़ते हैं भाई। प्रजाति संगठन यानी कि स्पीसीज कॉम्पोजिशन। स्पीसीज कॉम्पोजिशन किसी भी पारितंत्र में, आप समझो जैसे ये फोटो दिख रही है आपको, तो वही अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी पारितंत्र में भाई साहब, किसी भी पारितंत्र में, किसी भी पारितंत्र में कुल वहां पर कितने प्रकार के स्पीसीज पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। जो प्रजातियां पाई जा रही हैं, आप कहेंगे पारितंत्र में उपस्थित, पारितंत्र में उपस्थित उपस्थित भिन्न भिन्न प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की पादप जातियां व जंतु जातियां, पादप जातियां एवं जंतु जातियां, ठीक है जी। भिन्न भिन्न प्रकार की पादप जातियां तथा जंतु जातियां, ये जो होती हैं भाई ध्यान से समझिएगा, ये जो हैं ये वहां का क्या बनाती हैं, प्रजाति संगठन बनाती हैं, स्पीसीज कॉम्पोजिशन। आप यहाँ पे देख रहे हैं बतख है, मेढक है, ऊपर के यहाँ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, तो चिड़िया है ना। यहाँ अंदर जाके देखो पानी के अंदर, तो ये कुछ एक्वाटिक फ्लोरा है, और ये जो मछली है, तो ये सब वहाँ का क्या है बेटा, जाति संगठन। एक और चीज हम यहीं पर पढ़ेंगे, स्तरीकरण या स्तर विन्यास। स्तरीकरण कह लीजिए, चाहे तो आप इसे स्तर विन्यास कह लें। इंग्लिश में क्या कह दिया जाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन। दो शब्द हैं, एक क्या है स्ट्रेटा, स्ट्रेटी स्ट्रेटा से आया है, जिसका मतलब होता है लेयर यानी कि स्तर, और फिकेशन का मतलब निर्माण। तो स्तर निर्माण, स्तर विन्यास, स्ट्रेटिफिकेशन। किसी भी पारितंत्र में ये जो अलग अलग प्रकार की जातियां उपस्थित हैं, उनका जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है, आप कहेंगे पारितंत्र में उपस्थित जातियों का, पारितंत्र में उपस्थित जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण, पारितंत्र में उपस्थित जातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण। ये इसलिए होता है कि वो संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाए। किस लिए होता है, ताकि ये संसाधनों का एक समुचित प्रयोग कर पाए।
जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है एग्जाम्पल, लेकिन ये समझने के लिए है कि जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए तो एक लेयर ये हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई और ये चौथी लेयर हो गई। एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप बात करें तो कह रहे हैं कि अगर आप किसी वन में देखें तो जो सबसे निचला स्तर है, सबसे निचला स्तर, वहां पर क्या पाया जाएगा? वहां पर पाया जाएगा घास एवं जड़ी बूटियां, घास व जड़ी बूटियां, घास व जड़ी बूटियां। ठीक है, जो द्वितीयक स्तर है, द्वितीयक स्तर यानी कि जो मध्य का स्तर है, वहां पे पाई जाएंगी झाड़ियां, और सबसे ऊपर अगर आप देखें, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर के स्तर पर क्या पाए जाएंगे? वृक्ष पाए जाएंगे। सबसे निचले स्तर पे घास और जड़ी बूटियां, दूसरे स्तर पर झाड़ियां, और तीसरे स्तर पर पाए जाएंगे वृक्ष। तीसरे स्तर पर बच्चों वृक्ष पाए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो ये यहां तक पढ़ा आपने, ठीक है ना। पारितंत्र हमने शुरू किया, शब्द किसने दिया, क्या कैसा, ये सारी चीजें, प्रकार पढ़े, फिर संरचना और कार्य की बात करी। संरचना में दो चीजें पढ़ी, प्रजाति संगठन और स्तर विन्यास। अब कार्य पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें पहली हेडिंग अपन लोग बेटा पढ़ेंगे क्या? उत्पादकता। उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता अर्थात प्रोडक्टिविटी। देखो, दो शब्द होते हैं, एक तो होता है उत्पादकता, ठीक है ना, एक तो क्या होता है? उत्पादकता। तो उत्पादकता का सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि जैव मात्रा उत्पादन की दर, है ना, प्रति इकाई क्षेत्रफल, और अच्छा लिखना है तो प्रति इकाई क्षेत्र जैव मात्रा उत्पादन की दर। ठीक है ना, या जैव मात्रा संश्लेषण की दर, और अच्छा करना चाहे अगर इसे आप तो जैव मात्रा संश्लेषण की दर। ये क्या है भाई? उत्पादकता है। और ये जो उत्पादकता है, आप इसको अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो आप इसे जैव भार के रूप में भी मेजर कर सकते हैं इस दर को, और अगर आप चाहें तो ऊर्जा के रूप में भी आप इसका मापन कर सकते हैं। जैसे अगर जैव भार के रूप में कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, यानी कि प्रति वर्ष उस एरिया में कितने ग्राम बना। या अगर आप ऊर्जा के रूप में इसको व्यक्त करना चाहते हैं, ऊर्जा के रूप में, तो ये हो जाएगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ऐसे ऐसे हो जाएगा भाई, पर ईयर। ये उत्पादकता की बात कर रहे हैं। एक और चीज होती है यहीं पर, उत्पादन, प्रोडक्शन। उत्पादन, प्रोडक्शन, इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रति इकाई संश्लेषित जैव, है ना, जैव भार, प्रति इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल, संश्लेषित जैव भार की मात्रा, संश्लेषित जैव भार की मात्रा, मात्रा, मात्रा। और ये क्या थी? दर। अच्छा, अगर आप इसको क्या करने हैं, तो संश्लेषण की दर हो गई। आप इस मात्रा को भी अगर आप चाहें, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इस मात्रा को भी जो है ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर या केसीएल पर मीटर स्क्वायर। बस टाइम से डिवाइड नहीं करेंगे, टाइम की बात नहीं करेंगे तो वो दर नहीं आएगा। अब ये जो उत्पादकता है, ये दो तरीके की है। आइए उत्पादकता का वर्गीकरण करते हैं।
उत्पादकता का वर्गीकरण करते हैं भाई। पहला जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से होगा कि प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है भाई। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीयक उत्पादकता। ठीक है। क्या होता है भाई ये प्राथमिक उत्पादकता, ये सुनिए मैं बताता हूं आपको। आप कहेंगे कि पादपों या उत्पादकों द्वारा, पादपों यानी कि उत्पादकों द्वारा द्वारा निश्चित समय में, निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में संश्लेषित जैव भार, संश्लेषित जैव भार की दर या प्रकाश संश्लेषण की दर, प्रकाश संश्लेषण की दर ठीक है। प्लांट CO2 का फिक्सेशन कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये प्राथमिक उत्पादकता है। लेकिन जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता, कंज्यूमर, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो उत्पादकता है, आप कहेंगे उपभोक्ताओं के द्वारा, उपभोक्ताओं के द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ निर्माण की दर, नए कार्बनिक पदार्थ निर्माण की दर। भाई आप एक बात समझो ना, बकरी ने घास खाया, शेर ने बकरी खाई, तो बकरी ने क्या किया, घास खाया और मांस बनाया। बोलो भाई, बकरी ने क्या किया, घास खाया और मांस बनाया। वो मांस भेड़िए ने खाया, आपने खाया, या फिर शेर ने खाया। तो बकरी जो जैव भार उत्पादित कर रही है घास खाने के बाद, तो बकरी की जो उत्पादकता है उसे हम किसमें कंसीडर करेंगे, उसे हम कंसीडर करेंगे द्वितीयक उत्पादकता में। ठीक है बेटा, ये जो प्राथमिक उत्पादकता है इसको फिर से वर्गीकृत किया जाएगा। ये जो प्राथमिक उत्पादकता है, इस प्राथमिक उत्पादकता को पुनः वर्गीकृत करेंगे। इस प्राथमिक उत्पादकता को बेटा पुनः वर्गीकृत करेंगे, पुनः वर्गीकृत करेंगे। एक हो जाएगा सकल प्राथमिक उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता, इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कहते हैं भाई, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, अर्थात GPP। और बेटा दूसरा होता है नेट प्राथमिक उत्पादकता, वास्तविक या नेट प्राथमिक उत्पादकता। इंग्लिश में कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, एनपीपी कहते हैं भाई, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी, क्या थी भाई? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हमने कैसे डिवाइड कर लिया? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पहले तो मैं वही बता देता हूं जैसे मैं बताता हूं कि इसका सिंपल सा मतलब है कितना कमाया, और इसका मतलब है कि कितना बचाया, कितना बचाया। ठीक है ना, कितना बचाया। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो दिन के 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए। उस 100 रुपए में मान लेते हैं कि उसका कुछ पार्ट 10% मान लेते हैं टैक्स में चला गया, जो डायरेक्ट टैक्स वो भरता है। इस पूरी इनकम का लगभग लगभग 10% वो हाउस रेंट या उसकी ईएमआई मान लेते हैं, जो भी है उसमें भरता है। 10% वो अपने बच्चों की स्कूल फी में खर्च करता है। 10% में उसकी कार की ईएमआई जाती है। ठीक है। और इसके अलावा 10% वो खाने खर्चे में, मतलब फूड में खर्च करता है। 10% जो है वो मेडिसिन में खर्चा करता है, मेडिसिन में। और मान लेते हैं ऐसे कि 10% जो है वो एंटरटेनमेंट में खर्च करता है। ठीक है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70% तो खर्चा हो गया, बचा कितना? 30%। उसने कितना बचाया? 30% ही तो बचाया। तो उसकी कमाई कितनी थी? 100 रुपए। यानी जीपीपी कितनी? 100 रुपए, और एनपीपी 30 रुपए। ऐसे समझना था इसको। जैसे मान लीजिए आप आम खाते हैं, आप केला खाते हैं, आप जो है गाजर खाते हैं, आलू खाते हैं। मान लीजिए आपने देखा कि एक आलू का जो वजन है वो 100 ग्राम है, मान लेते हैं 100 ग्राम। आलू का वजन 100 ग्राम है, तो ये जो 100 ग्राम आलू है वजन उसका, वो जीपीपी होगा या एनपीपी होगा? बताइए। ये जो आलू का वजन 100 ग्राम है, ये जीपीपी होगा या एनपीपी होगा? तो मेरे काबिल साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये होगा एनपीपी। क्योंकि आलू ने क्या किया होगा, जब आलू ग्रोथ कर रहा होगा तो आलू को भी क्या करना था? श्वसन करना था। आलू को भी क्या चाहिए था? एटीपी चाहिए था। यानी क्या हुआ होगा? ग्लाइकोलिसिस चला होगा, लिंक रिएक्शन चला होगा, क्रेब साइकिल चला होगा, पीटीएस के बाद फाइनली एटीपी बना होगा। तो आलू ने कुछ खर्चा भी तो किया होगा। आलू ने ऐसा थोड़ी आलू बना बना के सिर्फ आपके लिए रखता जाएगा, कुछ हिस्सा तो आलू अपने लिए भी खर्चा करेगा ना। तो वो जो आलू खुद खर्चा कर लेता है और फिर उसके बाद आपके लिए बचता है, वो जो आपके लिए बचता है, वो क्या है मेरे भाई? वही है हमारा एनपीपी। और आलू ने जो खुद बनाया, आलू के प्लांट ने जितना फोटोसिंथेसिस किया, वो क्या होगा भाई? जीपीपी होगा। जीपीपी याद रखेंगे। ओके बच्चों, चलिए सुनिए। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है? जीपीपी क्या है? आप कहेंगे कि प्रति इकाई समय व क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय व क्षेत्रफल में प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण के समय या प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादकों द्वारा, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो किसकी होती है? उत्पादकों की होती है भाई। उत्पादकों द्वारा द्वारा जैव भार संश्लेषण की दर या कार्बनिक पदार्थ संश्लेषण की दर, कार्बनिक पदार्थ संश्लेषण की दर, ये बच्चों आपका सकल प्राथमिक उत्पादकता, अर्थात नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन 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 ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? वो क्या है भाई?
तो आप कहेंगे कि जैसे प्लांट ने जो खाना बनाया और उसके बाद जो किया, तो आप कहेंगे उत्पादकों द्वारा प्रति इकाई समय व क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय व क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय व क्षेत्रफल में, ठीक है ना, प्रति इकाई समय व क्षेत्रफल में जैव भार संचय की दर, जैव भार संचय की दर, ठीक है ना, जैव भार संचय की दर कि कितना स्टोर हुआ, कितना स्टोर किया गया, इसका जो रेट है ये क्या हो जाएगा, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और कितना बना, कितना संश्लेषित हुआ, इसका जो रेट है वो हो जाएगा जीपीपी, जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आगे बात समझ में भाई? तो ये चीजें अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ये चीजें जो है अपने को ध्यान में रखना है। ओके, अब ये जो एनपीपी है ये कैसे फाइंड आउट होगा? मान लीजिए कि जो टोटल बना था वो था जीपीपी, उसमें से इन्होंने जो श्वसन में हानि करी वो है आर, तो यही क्या हो जाएगा, एनपीपी, जहां पर ये आर क्या होता है, श्वसन हान, आर क्या होता है भाई, श्वसन हान। और आप कहेंगे कि एनपीपी वो मात्रा है, ये भी सुन लीजिए, आप यहाँ पर कहेंगे कि एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, परपोषियों के उपभोग के लिए, परपोषियों के उपभोग के लिए, परपोषियों के उपभोग के लिए उपलब्ध जैव मात्रा है या उपलब्ध जैव भार की मात्रा है, उपलब्ध जैव भार की मात्रा है। आगे बात समझ, हमने जो खाया आलू वो क्या था, एनपीपी था, याद रखेंगे। हमने जो आलू खाया वो क्या था भाई, एनपीपी था। तो उत्पादकता से शुरू किया, उत्पादकता और उत्पादन दो शब्द होते हैं बेटा, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। कैसे मेजर कर सकते हैं, फिर जो उत्पादकता है प्राथमिक द्वितीयक, प्राथमिक में फिर सकल प्राथमिक उत्पादकता और वास्तविक या नेट प्राथमिक उत्पादकता, ठीक है ना। चलिए, अब मैं आपको पढ़ाता हूं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। उत्पादकता को उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं? जैसे भाई आप पढ़ाई करते हो तो ऐसे कौन कौन से कारक हैं, भाई लाइट आ रही है कि नहीं, आप लेक्चर देख पा रहे हो कि नहीं, टीचर जो पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं, तो वो तो सही पढ़ा रहा है, हमको सही से दिख रहा है कि नहीं, सब कुछ सही है, तो फिर हमारा अपना दिमाग कितना काम करता है, हमारी अपनी क्षमता क्या है, ठीक है ना। तो अपनी क्षमता भी एक बड़ा कारण होता है भाई। पहला कारण मैं लिख देता हूँ, उत्पादकों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता, उत्पादकों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता, उत्पादकों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता। दूसरा, उपलब्ध सौर विकिरण, अवेलेबल सोलर रेडिएशन, उपलब्ध सौर विकिरण, सनलाइट कितनी मिल पा रही है, टेम्परेचर कितना है भाई, क्योंकि आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया है जो डार्क रिएक्शन है, एंजाइमेटिक कंट्रोल्ड प्रोसेस है, एंजाइम द्वारा नियंत्रित है, टेम्परेचर बढ़िया रहेगा एंजाइम बढ़िया काम करेगा, टेम्परेचर बढ़िया रहेगा एंजाइम बढ़िया काम करेगा, एंजाइम बढ़िया काम करेगा, फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन बढ़िया होगा, ठीक है। मृदा की नमी, मृदा में कितनी नमी है भाई, ये डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि वाटर,
प्लांट को वाटर सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसके अलावा पोषक उपलब्धता, पोषक उपलब्धता, खनिज ने जिसको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ठीक है भाई, खनिज वगैरह उसे मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ये सारी चीजें मित्रों। चलो भाई, ये हो गए उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो बढ़िया बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बढ़िया बात ये है कि जैवमंडल की जो उत्पादकता है पूरे बायोस्फीयर की, थोड़ा डेटा है, ये याद करने वाली चीज है भाई। ये है सर, बताया नहीं आपने, हमने तो ना याद किया। अब एग्जाम में फैल जाएंगे का सर हम? बिल्कुल फैल जाओगे भैया, नहीं पढ़ के जाओगे तो। हर कोई जो नहीं पढ़ के जाएगा फैलेगा ही, सिंपल सी बात। अगर आप क्या करते हैं, जैवमंडल की बात करते हैं, पूरे बायोस्फीयर की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर आप पूरे पूरे के पूरे बायोस्फीयर की बात करते हैं और पूरे बायोस्फीयर की आप प्रोडक्टिविटी काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, तो वो जो प्रोडक्टिविटी आएगी एक बहुत बड़ा अमाउंट आएगी। ठीक है ना, बिलियन टन। ठीक है ना, बिलियन टन में आएगी भाई। तो पूरे जैवमंडल का जो बिलियन टन, कितना बिलियन टन, जो वार्षिक एनपीपी है मैं आपको बता दूं, वार्षिक एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो है 170 बिलियन टन। कितना है बच्चों? 170 बिलियन टन, 170 बिलियन टन। और 170 बिलियन टन में से जो 70% के लगभग है, यानी कि 115 बिलियन टन, 115 बिलियन टन, वो मिल रहा है स्थलीय पारितंत्र से। यानी कि टोटल एनपीपी का वो जो 170 मिलियन टन है, सॉरी 170 बिलियन टन है, उस 170 बिलियन टन का लगभग लगभग 70%, यानी कि 115 बिलियन टन वो स्थलीय पारितंत्र से मिल रहा है। और उसका लगभग 30%, यानी कि 55 बिलियन टन, 55 बिलियन टन, 55 बिलियन टन जो है बेटा, वो मिल रहा है कहाँ से? जलीय पारितंत्र से, जलीय पारितंत्र से। जलीय पारितंत्र से 30% है और स्थलीय पारितंत्र से 70%। यानी कि यहाँ पर फिर से एक बात निकल के आ रही है कि ये जो जलीय पारितंत्र हैं, इनकी उत्पादकता स्थलीय पारितंत्र से कम है। कम है भाई, साफ साफ दिख रहा है। मैं कहूंगा कि जलीय पारितंत्र की, जलीय पारितंत्र की उत्पादकता कम होने के कारण, जलीय पारितंत्र की उत्पादकता कम होने के कारण, पहला कारण तो है प्रकाश की कमी, प्रकाश की कमी। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा भाई। जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाएंगे, सौर विकिरण की उपलब्धता कम होती जाएगी। और दूसरा बेटा, पोषकों की कमी, पोषकों की कमी। अगर आप महासागर में देखें तो महासागर में नाइट्रोजन जो है वो सीमाकारी होता है। और अगर झील वगैरह में देखें, झील इत्यादि में, तो जो फास्फोरस है बच्चों, वो सीमाकारी होता है वहां पर, प्रमुख सीमाकारी जो खनिज है। तो कुछ खनिजों की कमी पर्टिकुलरली महासागर में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन। और फिर जैसे जैसे डेप्थ में जाते जाएंगे और गहरे और गहरे और गहरे और गहरे जाते जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे कि भाई सूर्य के प्रकाश की जो उपलब्धता है वो कम है।
और अगर सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता कम है तो फिर भाई आप समझ सकते हो कि मामला जो है गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्रमुख जो है, जो क्या है जहाँ पे अत्यधिक है उत्पादकता। ठीक है ना, सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र। ठीक है भाई, सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र। इसमें आप क्या याद रखिए, एक तो मूंगे की चट्टान, मूंगे की चट्टान, कोरल रीफ जिसे कहते हैं आप, मूंगे की चट्टान। दूसरा फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और तीसरा अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं गन्ने खेत, इनकी उत्पादकता जो काफी अधिक होती है। आइए अगली चीज पढ़ लेते हैं, न्यूनतम उत्पादक पारितंत्र। न्यूनतम उत्पादक पारितंत्र, न्यूनतम उत्पादक पारितंत्र। एक तो आप बात कर सकते हैं मरुस्थल की, और अगर आप पर यूनिट एरिया लेते हैं तो आप बात कर सकते हैं गहरे समुद्र की, डीप सी। ठीक है भाई, मरुस्थल और गहरा समुद्र। और मैं आपको ना एक एसपी पॉइंट पढ़ा देता हूँ, कभी भी अगर ये आपसे पूछा जाता है उत्पादकता के बारे में, उत्पादकता का क्या गेम है वो समझ लो भाई, आंसर कैसे करना है। सुनो, बात नंबर एक, स्थलीय की ज्यादा होगी जलीय से। ठीक है, मानव निर्मित की ज्यादा होगी प्राकृतिक से, याद रखना, क्योंकि सर उल्टा लिख दिया कि आपने, नहीं एकदम सही लिखा है। प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित में प्राकृतिक की कम होगी, मानव निर्मित की ज्यादा होगी। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो उष्णकटिबंध बंधीय क्षेत्र, उनकी ज्यादा होगी शीतोष्ण क्षेत्रों से, शीतोष्ण क्षेत्र से। और सुन लो, गन्ना जो गन्ना, गन्ने की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी चावल से। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि गन्ना जो है भाई वो C4 पादप है, और चावल जो है वो C3 पादप है, ये वाली बात। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी के बारे में बता पाएंगे। ठीक है जी, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको। पारितंत्र पढ़ रहे थे हम, नीट में 1 से 2 चैप्टर का हिसाब किताब रहता है अपना। ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। हमने पारितंत्र के बारे में पढ़ा, उसके जैविक घटक, अजैविक घटक, किस तरीके से इंटरेक्शन होता है। पारितंत्र को प्राकृतिक इकाई कहते हैं, क्रियात्मक इकाई कहते हैं प्रकृति की। फिर पारितंत्र में स्थलीय पारितंत्र क्या होता है, जलीय पारितंत्र क्या होता है, एक खास बात पढ़ाई ज्वारनदमुख क्या होता है ना। फिर इन फोटोओं से भी हमने समझा। उसके बाद जो पारितंत्र है, प्राकृतिक पारितंत्र याद रखिएगा स्वनियमनकारी होता है। तो प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र के बारे में पढ़ा, पर उसकी विशेषताएं भी पढ़ी, पारितंत्र की संरचना पढ़ी और पारितंत्र के कार्य पढ़े, संरचना तथा कार्य, प्रजाति संगठन पढ़ा। फिर उसके बाद स्तरीकरण या स्तर विन्यास पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा उत्पादकता, उत्पादकता क्या, उत्पादन क्या, कैसे मापते हैं, प्राथमिक उत्पादकता क्या है, द्वितीयक उत्पादकता क्या है। ठीक है, फिर प्राथमिक उत्पादकता में भी सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या है, और वास्तविक यानी कि नेट प्राथमिक उत्पादकता क्या है। उत्पादकता को कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं, और जैवमंडल की जो वार्षिक एनुअल एनपीपी है वो कितनी है। और ये शुष्क भार है, मैं ये भी बता दूं आपको, क्या है ये, शुष्क भार बेटा, ड्राई वेट। ठीक है ना, ये जो है शुष्क भार है बेटा, ड्राई वेट। ड्राई वेट ही लेते हैं क्योंकि फ्रेश वेट में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये जो है ज्यादा एक्यूरेट होता है।
ज़्यादा सही होता है, इसलिए इसको ले लेते हैं। फिर जालीय पारितंत्र में उत्पादकता क्यों कम होती है, कहाँ पे अधिक होती है, कहाँ पे कम होता है, और कैसे सवाल करना है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं अभी। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।